हलचल कभी कम नहीं होती थी। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़े एक विशाल पुराने बरगद के दोस्तों, बहुत समय पहले किसी शहर का रेलवे स्टेशन अपनी रौनक और भीड़ के लिए मशहूर था। दिन हो या रात, यहाँ हलचल कभी कम नहीं होती थी। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़े एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ का घना साया इस भीड़ से अलग एक निर्जन दुनिया बसाए हुए था। इसी पेड़ की जड़ों के बीच ठंडी जमीन पर एक पुरानी फटी चादर बिछाकर 16 साल लड़का का रोहन अपनी नियति को कोस रहा था। उसकी दुनिया इसी पेड़ के इर्द गिर्द सिमटकर रह गई थी। न कोई घर, न कोई अपना। उसकी उम्र के लड़के किताबों और सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। और रोहन तो बस एक दिन एक रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा था। उसका दिन भीख मांगने या कूड़ेदान में से बचा खुचा खाने से शुरू होता और उसी में खत्म हो जाता। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते, कुछ दयावश एक आध रुपया दे जाते, तो कुछ उसे डांट कर भगा देते। काम कर, आलसी कहीं का। उसके कानों में यही शब्द गूंजते रहते, लेकिन कौन सा काम? किसने देना था एक अनाथ अनपढ़ लड़के को काम? धीरे धीरे उसने दुनिया से डरना सीख लिया था। लोगों के चेहरों पर झूठी हमदर्दी और क्रूरता देख देख कर उसका दिल सख्त हो गया था। वह अपनी तन्हाई में सिमट कर रह गया था, जहां न कोई सपना था, न कोई उम्मीद। बस जीने की एक सनक, एक जिद थी जो उसे हर सुबह उठने पर मजबूर कर देती। लेकिन एक की रात बाकी रातों से कहीं ज्यादा कठिन थी। लगातार 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट की आग उसकी आत्मा को जलाकर राख किए दे रही थी। पेट के मरोड़ों ने उसकी सारी ताकत चूस ली थी। ठंडी हवा के झोंके उसके फटे हुए कपड़ों में से होकर उसके बदन को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। वह बरगद के पेड़ से उठा और लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। वहां एक सुनसान बेंच देखकर वह उस पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पेट की जलन अब सहन से बाहर हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। दिमाग में बस एक ही विचार कौंध रहा था, खाना। बस एक टुकड़ा खाना। वह अपनी हालत पर रोना चाहता था, लेकिन आंसू भी शायद उसकी इस हालत पर शर्मिंदा थे जो बाहर नहीं निकल रहे थे। वह बेंच पर ही लेट गया, अपने आप को सिकोड़कर, ताकि ठंड कम लगे और पेट के दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। उसी वक्त स्टेशन के मुख्य द्वार से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर दाखिल हुए। उनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। चेहरे पर गहरी लकीरें जीवन के अनुभवों की कहानी कह रही थी। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके एक हाथ में एक बड़ा और भारी सूटकेस था। ट्रेन के आने में बस कुछ ही मिनट बचे थे और वह जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से इधर उधर देखा, कोई कुली नजर नहीं आ रहा था। सभी किसी न किसी काम में व्यस्त थे। एक अफरा-तफरी का माहौल था। बुजुर्ग की नजरें प्लेटफॉर्म पर घूमती हुई उस सुनसान बेंच पर जा टिकीं, जहां रोहन बेहाल पड़ा था। पहली नजर में ही वह समझ गए कि यह लड़का कोई आम यात्री नहीं, बल्कि एक। रोहन ने आंखें खोली। सामने एक सज्जन खड़े थे। उसने सोचा, शायद कोई उसे इस बेंच पर लेटा देखकर डांटने आया है। वह डर के मारे तुरंत बैठ गया। बाबूजी बोले, बेटा, क्या तुम मेरा यह सूटकेस ट्रेन तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रोहन की आंखों में एक चमक आई, लेकिन तुरंत ही भाग गई। उसकी वर्तमान जरूरत पैसे नहीं थी। उसके पेट ने उसकी जुबान से वह शब्द निकलवा दिए जो उसकी हालत बयां कर रहे थे। वह बोला, पैसे तो रहने दीजिए बाबूजी, मुझे पेट भर खाना खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज में एक सिहरन, एक गुहार थी। बाबूजी ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन दया नहीं। वह जानते थे कि दया किसी की जिंदगी नहीं बदलती, सिखाने से बदलती है। वह रोहन के पास बेंच पर बैठ गए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा, सुनो मेरी एक बात। पैसे कमाने की लगन लगाओ। कब तक इस तरह मांग कर खाओगे? कुछ काम करो और अपने दम पर जीना सीखो। यह मांगकर जीने की जिंदगी नहीं होती। रोहन ने उनकी तरफ देखा। यह बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लोग उसे भगाते थे, डांटते थे, लेकिन किसी ने समझाया नहीं था। बाबूजी ने आगे कहा, देखो बेटा, अगर आज मैंने तुम्हें खाना खिला दिया तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, यह सही है।
लेकिन वह सिर्फ एक वक्त का पेट भरेगा। कल सुबह क्या करोगे? फिर वही भूख, फिर वही तड़प। यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। उनकी हर बात रोहन के दिल पर एक एक छुरे की तरह चुभ रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया था। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी। वह सचमुच एक आलसी और कायर बन गया था। क्या मांगना ही उसकी नियति थी? रोहन ने अपने आंसू पोंछे और बाबूजी के चेहरे की तरफ देखा। उस चेहरे पर एक पिता जैसा स्नेह और एक गुरु जैसा तेज था। उसने ठान लिया। उसने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा मेहनत से ही कमाऊंगा और खाऊंगा। मांग कर एक रोटी भी नहीं खाऊंगा। बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान खिल आई। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, यही बात। अब चलो, मेरा सूटकेस उठाओ और चलो, ट्रेन आने वाली है। रोहन ने ताकत जुटाई और बाबूजी का भारी सूटकेस उठाया। वह उनके साथ ट्रेन के डिब्बे तक गया और सूटकेस अंदर रख दिया। काम पूरा होते ही बाबूजी ने अपने पर्स से 50 रुपए निकाले और रोहन की ओर बढ़ाए। रोहन ने पहले तो मना किया, नहीं बाबूजी, आपने खाने की बात समझाकर बहुत बड़ी बात सिखा दी, यही काफी है। लेकिन बाबूजी ने जोर देकर कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे लो, यह तुम्हारा हक है। यह सुनकर रोहन ने वह 50 रुपए ले लिए। उसने बाबूजी के चरण छुए और गला भर आने के कारण बस इतना ही कह पाया, बाबूजी, आज तक किसी ने न मुझे सिखाया न समझाया, आपने समझाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बाबूजी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, अपने वादे पर कायम रहना बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। रोहन प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन को जाते हुए देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था, जो उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की चाबी था। उसने सबसे पहले स्टेशन के बाहर एक ढाबे से पेट भर के 2 रोटी सब्जी खाई। उसने इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद महीनों बाद चखा था। बाकी पैसे उसने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिए। आज रात उसे नींद नहीं आने वाली थी। बाबूजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके मन में एक नया सवेरा होने की उम्मीद जग रही थी। वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा और टूटे हुए तारों को देखता रहा, मानो आसमान भी उसके लिए एक नया रास्ता दिखा रहा हो। बरगद के पेड़ की जड़ों पर पीठ टिकाए रोहन ने आंखें खोली। आसमान में सूरज की पहली किरणें फूट रही थी और उसके साथ ही रोहन के अंदर भी एक नई उम्मीद जाग रही थी। बाबूजी के शब्द, कुछ काम करो और अपने दम पर जीना सीखो, उसके दिमाग में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। जेब में बचे पैसों ने उसे अतीत की याद दिलाई, लेकिन बाबूजी की शिक्षा ने भविष्य का रास्ता दिखाया। आज वह भीख नहीं मांगेगा, आज वह काम करेगा, उसने ठान ली थी। स्टेशन के बाहर स्थित नल से मुंह हाथ धोकर उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को झाड़ा और सीधे होकर चलने की कोशिश की। शहर की मुख्य सड़क पर निकलते ही उसे एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर जाकर दुकान के मालिक से बोला, साहब, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा, सफाई, सामान पहुंचाना। दुकानदार ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसके गंदे और फटे कपड़े, बिखरे बाल और दुबले पतले शरीर ने दुकानदार की निगाह में उसकी अयोग्यता का फैसला सुना दिया। चलो चलो यहां से, दुकानदार ने झिड़क दिया, हमें तुम्हारे जैसे लड़कों से कोई काम नहीं है, बाहर निकलो। इस झिड़की ने रोहन के हौसले को पहला झटका दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे एक ढाबा था, वहां भी उसे यही जवाब मिला। एक किराना स्टोर की दुकान, हर जगह से उसे मुंह की खानी पड़ी। कहीं उसे अनपढ़ कहा गया तो कहीं उसके पास पहचान पत्र न होने की वजह से निकाल दिया गया। दोपहर होते होते उसकी उम्मीदें फिर से टूटने लगी थी। भूख फिर से सिर उठा रही थी और जेब में बचे पैसे उसे ललचा रहे थे। बस एक रोटी खा लूं का विचार मन में कौंधा। लेकिन तभी बाबूजी की आवाज सुनाई दी, कल सुबह क्या करोगे? वह थक-हार कर एक फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी नजरें स्टेशन के मुख्य द्वार पर आते जाते यात्रियों पर टिकी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही है और एक कुली तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा आया।
उसे बिजली की तरह एक ख्याल आया। जैसे कल मैंने बाबूजी का सूटकेस उठाया था, वैसे ही मैं यहाँ यात्रियों का सामान उठा सकता हूँ। यहाँ तो काम है। यह विचार उसके लिए एक रोशनी की किरण लेकर आया। नए जोश के साथ रोहन सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। उसने एक ऐसे परिवार को देखा जो कई सामानों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने झट से पहुंचकर कहा, बाबूजी, आपका सामान मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूं? कुछ भी दे दीजिएगा। परिवार के मुखिया ने उसे शक की निगाह से देखा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वह बोले और अपने सामान संभालते हुए आगे बढ़ गए। यह पहली असफलता थी। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक अकेले यात्री को देखा जो 2 बड़े बड़े बैग घसीट रहा था। इस बार रोहन ने बिना पूछे ही उसका एक बैग उठा लिया और बोला, चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपका बैग ट्रेन तक पहुंचा दूंगा। यात्री थोड़ा चौंका, लेकिन रोहन के चेहरे पर मासूमियत देखकर बोला, अच्छा ठीक है, ले जाओ। ट्रेन में बैग रखने के बाद यात्री ने उसे 10 रुपए का सिक्का थमा दिया। यह रोहन के जीवन की पहली ईमानदारी से कमाई थी। उस सिक्के को उसने जेब में डाला और उसे महसूस किया। यह सिर्फ 10 रुपया नहीं था, यह उसके स्वाभिमान की पहली ईंट थी। इस तरह उसने कई और यात्रियों से पूछा। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दयालु लोगों ने उसकी मेहनत के बदले कुछ पैसे दे दिए। शाम तक उसने लगभग 40 रुपए जमा कर लिए थे। वह खुश था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसका यह खुशनुमा सफर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। स्टेशन के पेशेवर कुलियों की नजर अब उस पर पड़ चुकी थी। वे लोग जिनका यह पारंपरिक पेशा था, उन्हें एक नए अनधिकृत प्रतिद्वंद्वी की उपस्थिति रास नहीं आ रही थी। एक दिन जब रोहन एक यात्री का सूटकेस उठा रहा था, तभी 3 मजबूत कुली उसके सामने आ खड़े हुए। सबसे अग्रणी, जिसका नाम कालू था, गुर्राया, अरे तू कौन होता है हमारा काम छीनने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिना इजाजत काम करने की? रोहन डर गया, लेकिन फिर भी बोला, भैया, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मैं बस कमा रहा हूँ। दूसरा कुली, जो थोड़ा दयालु स्वभाव का लग रहा था, बोला, अरे कालू, छोड़ दे इसे, देख नहीं रहा, बच्चा है, अनाथ है, मेहनत से खा रहा है। लेकिन कालू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह चीखा, नहीं, इसी की वजह से हमारी कमाई कम हो रही है। कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और। यह सिलसिला नहीं रुकेगा। तू अब से यहाँ काम नहीं करेगा, समझा? अगली बार दिखा तो उसने मुट्ठी तानकर धमकी दी। उस दिन के बाद से रोहन के लिए यह नया संघर्ष बन गया। उसे हमेशा आंखें बचाकर काम करना पड़ता। कालू और उसके साथी उसे देखते ही डांटने धमकाने लगते। कभी कभी वे उसके सामने जाकर यात्रियों से कहते, साहब, यह कोई कुली नहीं है, यह ठग है, सामान लेकर भाग जाएगा। इससे कई यात्री डर जाते और रोहन को मना कर देते। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने सीख लिया था कि कब, कहां और कैसे काम करना है। वह उन प्लेटफॉर्मों पर जाने लगा जहां कम कुली होते, या उन ट्रेनों का इंतजार करता जो रात में आती जब कुलियों की संख्या कम होती। उसकी इस लगन और चतुराई ने उसे जीवित रखा। इन सब संघर्षों के बावजूद रोहन की कमाई इतनी होने लगी कि उसे भोजन की चिंता नहीं रही। वह अब दिन में 2 बार पेट भी वह अब भी बरगद के पेड़ के नीचे ही सोता था। लेकिन अब उसके पास एक चादर और एक पुराना स्वेटर था जो ठंड से बचाता था। सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर वह भय और असहायता नहीं रह गई थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक, एक आत्मविश्वास आ गया था। उसने साबित कर दिया था कि मेहनत और ईमानदारी से, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हों, इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उसने बाबूजी के विश्वास को सत्य साबित करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। रोहन की दिनचर्या अब नियमित हो चुकी थी। सुबह होते ही वह बरगद के पेड़ के नीचे से उठता, स्टेशन के नल से नहा धोकर तरोताजा होता और फिर अपने कार्यक्षेत्र यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की ओर निकल पड़ता।
कालू और दूसरे कुलियों से बचते हुए काम ढूंढना अब उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। कुछ महीनों में ही उसने इतना अनुभव हासिल कर लिया था कि वह जान गया था कि किस ट्रेन के आने पर कितने कुली मौजूद रहेंगे, किस तरह के यात्री उसकी मदद के लिए हाँ कहेंगे और कब सिर छिपाने की जरूरत है। यह एक अनोखी जंग थी, जीवनयापन की जंग। एक शाम जब सूरज ढलने को था और स्टेशन पर शीतल एक्सप्रेस के आने का इंतजार था, रोहन ने एक सज्जन को देखा। वह एक सफेद कपड़े की कुर्ता पायजामा पहने, चमचमाते चमड़े के जूते पहने और एक महंगे सूटकेस को घसीटते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर एक व्यावसायिक व्यस्तता और थकान साफ झलक रही थी। रोहन को लगा कि यह एक सुनहरा मौका है। ऐसे सज्जन अक्सर अच्छे पैसे देते थे। वह तेजी से आगे बढ़ा और विनम्रता से पूछा, साहब, आपका सूटकेस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूं? व्यापारी ने उसे देखा और एक पल की ठहराहट के बाद सिर हिला दिया। ठीक है, जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। रोहन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत भारी सूटकेस उठाया और व्यापारी के साथ चल पड़ा। वह अपने भाग्य के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बड़ा मजबूत हाथ उसके कंधे पर जोर से पड़ा और उसे पीछे की ओर खींच लिया। सूटकेस उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने कालू खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसके पीछे दो और कुली थे। बहुत हिम्मत हो गई है तुझे हमारे सामने से ही काम छीनने की, कालू ने गुर्राते हुए कहा। व्यापारी हैरान होकर यह सब देख रहे थे। कालू ने तुरंत उनकी तरफ रुख किया और एक झूठी सहानुभूति भरे स्वर में कहा, साहब, यह कोई कुली नहीं है। यह एक अनाथ लड़का है और बिना किसी की इजाजत के यहाँ काम कर रहा है। कल को अगर यह किसी का सामान लेकर भाग गया या कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम जैसे ईमानदार कुलियों का नाम डूब जाएगा। आप इसे न जाने दें। यह सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चीख कर बोला, झूठ बोल रहा है। मैंने कभी किसी का सामान नहीं चुराया। मैं मेहनत से कमाता हूँ। लेकिन कालू के डर और उसके झूठ ने व्यापारी के मन में शंका पैदा कर दी। उन्होंने रोहन की ओर देखा, फिर कालू की ओर। एक पल की चुप्पी के बाद व्यापारी बोले, बात तो ठीक है, लेकिन चलो आज के लिए इसे छोड़ दो, बच्चा है। कालू ने रोहन को एक जहरीली नजर से देखा और धीरे से उसके कान में गुर्राया, आखिरी चेतावनी है। इतना कहकर वह सूटकेस उठाकर व्यापारी के साथ ट्रेन की ओर चल पड़ा। रोहन वहीं खड़ा रह गया, अपमान और हताशा से भरा हुआ। उसकी कमाई का एकमात्र रास्ता भी अब बंद होता दिख रहा था। कुछ देर बाद जब रोहन उदास मन से स्टेशन के बाहर निकल रहा था, तभी उसी व्यापारी ने उसे आवाज दी, अरे बेटे। रोहन ने मुड़कर देखा। व्यापारी ने ट्रेन में अपना सामान रखकर वापस आ गया था। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक सहानुभूतिपूर्ण गंभीरता थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने पूछा। रोहन, उसने धीरे से जवाब दिया। सुनो रोहन, व्यापारी बोले, वह कुली कालू, उसकी बात में कुछ सच्चाई है। ये लोग तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ काम नहीं करने देंगे। यह उनका इलाका है। तुम्हें कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। रोहन का गुस्सा और निराशा फूट पड़ी। उसने अपनी सारी समस्याएं उगल दी, मानो एक बंद बांध टूट गया हो। क्या करूं बाबूजी? कोई काम नहीं देता मुझे। नौकरी के लिए गया, सबने मना कर दिया। पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूं। यही कुछ सामान उठा धर कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। एक बुजुर्ग ने सिखाया था कि मेहनत से कमाया करो, और अब यह दुनिया है कि मेहनत भी नहीं करने देती। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? व्यापारी, जिनका नाम श्री अरुण शर्मा था, ने रोहन की बातें गंभीरता से सुनी। वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे और संघर्ष की इस भाषा को अच्छी तरह समझते थे। उनकी नजर रोहन के हाथों पर पड़ी, जो छोटे थे लेकिन मेहनत के निशान से भरे हुए थे। फिर उनकी नजर स्टेशन पर आते जाते यात्रियों के जूतों पर पड़ी। कई जूते धूल और कीचड़ से सने हुए थे। एक विचार उनके मन में कौंधा। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें कुली के काम में सामान उठाना पड़ता है, जिसमें ताकत चाहिए और जगह की मंजूरी चाहिए। क्यों न तुम जूते पॉलिश का काम शुरू कर दो? रोहन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। जूते पॉलिश? उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था।
श्री शर्मा ने आगे समझाया, इस काम में खर्चा भी बहुत कम है और अच्छे पैसे भी बन जाया करते हैं। बस एक ब्रश और पॉलिश की डिबिया चाहिए। तुम चाहो तो स्टेशन के अंदर ही किसी कोने में बैठ जाओ या बाहर फुटपाथ पर। और सबसे बड़ी बात, इन कुलियों को भी कोई एतराज नहीं होगा। तुम उनकी कमाई में सेंध नहीं लगा रहे होगे। रोहन को यह विचार बिजली की कौंध की तरह लगा। यह सरल, सस्ता और पूरी तरह से व्यवहारिक था। एक पल के लिए उसने अपना भविष्य सपनों में देखा, एक छोटी सी पेटी, ब्रश और चमचमाते हुए जूते। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। बाबूजी, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, वह उत्साह से चिल्लाया। श्री शर्मा ने अपने पर्स से 50 रुपए निकाले और रोहन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, यह लो। एक अच्छा ब्रश और एक अच्छी पॉलिश की डिबिया खरीद लो। बाकी का पैसा तुम्हारे पास रहेगा। रोहन ने पहले तो मना किया, नहीं बाबूजी, आपने इतनी अच्छी सलाह दे दी, यही काफी है। लेकिन श्री शर्मा ने जोर देकर कहा, नहीं बेटे, इसे एक निवेश समझो। मैं तुम्हारी मेहनत में निवेश कर रहा हूँ। बस वादा करो कि तुम इसे ईमानदारी से आजमाओगे। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने पैसे लिए और श्री शर्मा के पैर छू लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस रात रोहन बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में उम्मीद और डर का एक अजीब सा मेल था। क्या वह सफल हो पाएगा? क्या लोग एक नए लड़के से जूते पॉलिश करवाएंगे? लेकिन उस उम्मीद ने डर पर भारी पड़ा। वह भगवान को धन्यवाद देता रहा कि उसे जीवन में 2 ऐसे इंसान मिले जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। अगली सुबह वह सीधे बाजार गया और उसने 10 रुपए में एक अच्छा ब्रश और 15 रुपए में एक चमकदार पॉलिश की डिबिया खरीदी। बचे हुए 25 रुपए उसने सावधानी से अपनी जेब में रख लिए। उसने एक पुराना फटा हुआ बैग भी ढूंढा जिसमें उसने अपना यह नया कारोबारी सामान रख लिया। वह स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक साफ सुथरी जगह ढूंढकर बैठ गया। उसने अपना ब्रश और पॉलिश सामने रखी और हिम्मत जुटाकर पहले यात्री से पूछा, साहब, जूते पॉलिश करवाएंगे? शुरुआत कठिन थी। पहले 2-3 यात्रियों ने उसे अनदेखा कर दिया। चौथे यात्री, एक युवा छात्र, ने दया दिखाते हुए हाँ कह दी। यह रोहन का पहला ग्राहक था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह एक उद्यमी बन चुका था और उसकी यह नई यात्रा अभी अभी शुरू हुई थी। जूते पॉलिश का काम शुरू करने के बाद का पहला साल रोहन के लिए एक कठिन प्रशिक्षण काल की तरह था। शुरुआती दिनों में उसके हाथ अक्सर पॉलिश से सने रहते, कपड़े धब्बों से भरे होते और कमाई अनिश्चित होती। लेकिन उसमें एक जिद थी। वह बाबूजी और श्री शर्मा के विश्वास को कायम रखना चाहता था। वह हर ग्राहक के जूते को इस तरह चमकाता जैसे वह अपने भविष्य को संवार रहा हो। धीरे धीरे उसके हाथों ने कला सीख ली। ब्रश के घुमाव, पॉलिश की मात्रा और चमक लाने के तरीके, सब कुछ उसे महारत हासिल हो गई। वह न केवल जूते साफ करता बल्कि उन्हें नया जैसा चमका देता। समय बीतता गया। रोहन की उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। उसके चेहरे की बच्चियों वाली मासूमियत कम हुई थी, लेकिन आंखों की चमक और गहरी हो गई थी, जिसमें आत्मविश्वास और संतुष्टि झलकती थी। अब वह सिर्फ रोहन नहीं रह गया था। पूरे स्टेशन पर उसकी एक नई पहचान बन चुकी थी, छोटू पॉलिश वाला। यह नाम पहली बार स्टेशन के एक चाय वाले ने दिया था और फिर यह इतना लोकप्रिय हो गया कि असली नाम लगभग भुला दिया गया। छोटू, एक कप चाय। अरे छोटू, कल मेरे जूते चमकाए थे ना, बहुत अच्छे चमके हैं। उसका नाम एक ब्रांड बन गया था। उसकी प्रसिद्धि सिर्फ रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं रही। कुछ ही महीनों में उसने पास के बस स्टैंड पर भी अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। अब उसके दिन और व्यस्त हो गए। सुबह स्टेशन पर ट्रेनों का भीड़ भाड़ वाला समय, दोपहर में बस स्टैंड का व्यस्त घंटा और शाम को फिर से स्टेशन पर लौट आना। उसकी छोटी सी पॉलिश की पेटी अब एक स्थायी दुकान जैसी लगती थी। उसने अपने सामान में एक और ब्रश और एक पुराना कपड़ा जोड़ लिया था ताकि अंतिम रगड़ाई और भी बेहतर हो सके। जो लोग कभी उसे भिखारी समझकर धक्का देते थे या उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, वही लोग अब उसके सबसे बड़े प्रशंसक बन चुके थे। स्टेशन के कुछ दुकानदार
जो पहले उसे शक की नजर से देखते थे, अब उससे हंस बोलकर बात करते। कभी कभी कोई उसे चाय पिला देता तो कोई बचा हुआ खाना दे दिया करता, जिसे रोहन अब गर्व से लेता, भीख समझकर नहीं। एक दिन की बात है, वही कालू कुली जिसने कभी उसे जमकर डराया धमकाया था, अपने कुछ साथियों के साथ उसके पास आया। रोहन का दिल धक से रह गया, लेकिन कालू का चेहरा इस बार गुस्से से नहीं, बदलाव से भरा हुआ था। उसने कहा, सुन छोटू, पहले की बातें भूल जा। तूने दिखा दिया कि मेहनत क्या होती है। तू यहाँ बैठकर हमारा काम भी नहीं छीन रहा, बल्कि अपना अलग काम कर रहा है। बच्चा नहीं रहा, आदमी बन गया है तू। यह कहकर कालू ने खुद अपने जूते उतारे और छोटू से पॉलिश करवाए। उस दिन छोटू को लगा कि उसने सचमुच अपनी लड़ाई जीत ली है। अब उसे न तो खाने की कमी थी, न ही कपड़ों की। उसने 2 नई जोड़ी कपड़े खरीदे थे जो हमेशा साफ सुथरे रहते। वह अब स्टेशन के बाहर वाले ढाबे पर बैठकर गर्मा गर्म भोजन करता, बिना इस बात की चिंता किए कि कल का खाना कहां से आएगा। उसकी कमाई ने उसे न केवल जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी करने दी, बल्कि उसे एक छोटी सी बचत भी करने में सक्षम बना दिया था। उसने एक पुरानी डिब्बी में हर रोज कुछ न कुछ पैसे डालना शुरू किया था। बरसात का मौसम आया। बरगद का पेड़ अब रोहन को पूरी तरह बचा नहीं पाता था। भीगती हुई रातें, ठंडी हवा के झोंके और कीचड़ भरी जमीन ने उसकी नींद में खलल डालना शुरू कर दिया। एक ऐसी ही बरसाती रात के बाद, जब वह भीगा हुआ और ठंड से कांपता हुआ सुबह अपने काम पर बैठा था, स्टेशन मास्टर श्री देवव्रत सिंह उसके पास से गुजरे। श्री सिंह ने उसे भीगे हुए कपड़ों और उसके ठंड से सफेद होठों को देखा। वह रुके और पूछा, छोटू, कहाँ सोए थे आज रात? फिर वही पेड़ के नीचे। छोटू ने शर्मिंदा होकर हाँ में सिर हिला दिया। श्री सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुन छोटू, तेरा काम अब अच्छा चल रहा है। तू हर महीने कुछ न कुछ बचा भी लेता होगा। क्यों न तू पास की बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले ले। ज्यादा महंगा भी नहीं होगा, कम से कम छत तो सिर पर होगी। गर्मी सर्दी बरसात से तो बच जाएगा। यह विचार छोटू के लिए नया था। उसने कभी स्वयं को एक घर के भीतर सोचा भी नहीं था। बरगद का पेड़ ही उसका घर था। लेकिन स्टेशन मास्टर की बात ने उसके मन में एक नई इच्छा जगा दी। एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसकी हो, जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। उसने श्री सिंह का धन्यवाद किया और अगले कुछ दिनों तक पास की बस्ती में कमरा ढूंढने में लगा रहा। आखिरकार उसे एक छोटा सा कमरा मिल गया, जो एक पुरानी कोठी के निचले माले में था। किराया महज 200 रुपए महीना था। कमरा छोटा था, बस एक खाट और अपना सामान रखने की जगह थी। लेकिन रोहन के लिए यह एक महल से कम नहीं था। उसने पहली महीने की कमाई से किराया चुकाया और उस कमरे में प्रवेश किया। पहली रात जब वह उस ठोस छत के नीचे अपनी खाट पर लेटा, तो उसे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। वह बिना किसी डर के गहरी नींद में सो गया। वह अब सच में अपने दम पर जी रहा था। दोस्तों, रोहन की कहानी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। यह एक शक्तिशाली शिक्षा है जो हर उस इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है जो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह कहानी सिखाती है कि मांग कर खाने से कहीं बेहतर है मेहनत से अपनी रोटी कमाना। भीख में मिला 1 रुपया इंसान के स्वाभिमान को खोखला कर देता है, जबकि मेहनत से कमाया हुआ 10 पैसा भी गर्व और आत्मसम्मान से भर देता है। यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी को अपने दम पर जीना सीखना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों का मोहताज बना रहता है। आत्मनिर्भरता ही वह चाबी है जो कैद की हुई जिंदगी को आजादी की हवा में सांस लेने का मौका देती है। और अंत में यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और किसी की अच्छी सलाह किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। बाबूजी ने रोहन को मेहनत का पाठ पढ़ाया। श्री अरुण शर्मा ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। स्टेशन मास्टर ने उसे जीवन जीने का एक बेहतर तरीका सुझाया। रोहन ने उनकी बात मानी और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन विचारों को साकार किया। आज छोटू पॉलिश वाला सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। वह स्टेशन के उन बच्चों के लिए एक मिसाल है
जो अभी भी भीख मांगते या भटकते नजर आते हैं। वह हर उस इंसान के लिए एक चिराग है जो मानता है कि उसके भाग्य में केवल संघर्ष ही लिखा है। रोहन की कहानी कहती है कि भाग्य वह नहीं जो लिखा जाता है, बल्कि वह है जो हम अपने हाथों से लिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा।